नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से और मेरे साथ हैं कविता थपलियाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फायदेमंद फंड के इस खास एडिशन में, जहां पर हम करते हैं कमाई की बात आपके निवेश पोर्टफोलियो के जरिए। तो कविता जी, बहुत ही शानदार पिछला साल रहा और आप देखिए पिछले 5 दिनों में बाजार ने लगातार आपको रिकॉर्ड हाइज लगाते हुए दिखे हैं। निफ्टी पर खासकर बहुत ही शानदार रैली चल रही है। बहुत सारे हमारे साथ दर्शक जो जुड़ते हैं वो बार बार पूछते हैं कि भाई अब क्या करें, या तो हमने एसआईपीज बंद कर दिए थे या हम लोग हिस्सा नहीं ले पाए। तो उन सब दर्शकों के लिए फायदेमंद फंड्स बहुत बढ़िया बढ़िया सुझाव लेकर आएगा। बिल्कुल, सुझाव ही नहीं, हम तो बाकायदा केस स्टडीज भी लेके आते हैं हमारे दर्शकों के लिए। और केस स्टडीज मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि अगर आपने ये शो पिछले साल से ट्रैक किया है तो आपको पता होगा हमने 4 इन्वेस्टर क्लासेस के लिए पोर्टफोलियो बनाया है और हम हर हफ्ते उनका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। आज बारी है दर्शनी और विनय के पोर्टफोलियो की, और उन्होंने अपने निवेश को बरकरार रखा है। जो पोर्टफोलियो हम आपको दिखाएंगे उससे ये बात पता चलेगी कि अगर आपने निवेश रोका नहीं होता तो कितनी कमाई आपकी हो गई होती। लेकिन फिलहाल मिलाते हैं आपको विनय और दर्शनी से। तो कविता जी, ठीक 1 साल पहले विनय और दर्शनी के लिए हम लोगों ने एक शानदार पोर्टफोलियो तैयार किया था 4 फंड्स का। आपके सामने उसके रिटर्न्स आएंगे। देखिए कितने आसानी से कितना जबरदस्त पैसा बना, कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। चारों फंड्स आपके सामने आएंगे। देखिए एक से एक बेहतरीन आपको यहाँ पर फंड्स दिखेंगे। यूटीआई इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, साथ ही साथ एक्सिस ब्लू चिप फंड और आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड। बस सिर्फ एक ही काम विनय और दर्शनी ने बहुत अच्छा किया कविता जी, ना तो सिप रोका, बिल्कुल, और हर महीने चाहे बाजार में आपने गिरावट देखी चाहे बाजार में आपने तेजी देखी, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपना सिप बरकरार रखा। और अगर आप राइट कॉलम देखें जो आपको थोड़ी देर में कविता जी बताएंगी, तो रिटर्न्स देखते ही बनते हैं। बिल्कुल फ्लैट लगभग 11 से 12% रिटर्न आपने निफ्टी में आते हुए देखे थे सन 2020 में। और लुत्फ उठाइए कि क्या रिटर्न्स हैं जो आपको कविता जी बताएं। बिल्कुल, एक एक फंड का अगर आप रिटर्न देखें तो यूटीआई इक्विटी सबसे पहले हम उठाएंगे। 37% के आसपास का रिटर्न आपको यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप देखिए 27% के आसपास का रिटर्न है। एक्सिस ब्लू चिप में 26% और आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस में 17% के आसपास का रिटर्न है। एक बात जो काफी अहम है वो ये है, इन्होंने अपनी एसआईपी बढ़ाई नहीं है लेकिन उसमें डिसिप्लिन मेंटेन किया है, उसमें अनुशासन मेंटेन किया है, जिसका फायदा इनको मिल रहा है। और शैल जी, एक और अहम बात यह है कि ये जो कपिल है अपने जीवन के इस पड़ाव में है जहां पर इनके पास बच्चों की पढ़ाई का भी लक्ष्य है, खुद का रिटायरमेंट का भी लक्ष्य है, और जिस तरह की हमने कोविड की स्थिति में जॉब क्राइसिस देखी है उससे भी ये जूझे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कोशिश करके अपने निवेश को अगर बढ़ाया नहीं है तो उसमें कम से कम डिसिप्लिन मेंटेन किया, उसे बरकरार रखा है। चलिए तो देखिए डिसिप्लिन का आपको क्या अंजाम मिलता है। शानदार लगभग 2.5x रिटर्न आपने इस पोर्टफोलियो में कमाया बिना मेहनत करे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि पोर्टफोलियो विनय और दर्शनी आपको चलाते हुए दिखेंगे सन 2021 में भी। लेकिन अब आपको मिलवाते हैं एक खास मेहमान से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनेश गोपानी साहब। हमारे देश के 2 सबसे बेहतरीन और जाने माने फंड्स के फंड मैनेजर आप गोपानी साहब हैं, और 2 फंड्स जो आप मैनेज करते हैं वो हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी। कविता जी, आप देखिए कि समय आ रहा है टैक्स सेविंग का, और साथ ही साथ एक्सिस फोकस्ड 25 जो हमारे कुछ पोर्टफोलियोज में भी है। गोपानी साहब लगभग पिछले 2 दशक से बहुत ही करीबी तौर से बाजार से जुड़े हुए हैं और लगभग सन 2011 से एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को मैनेज करते हैं, और सन 2016 से आप मैनेज कर रहे हैं एक्सिस फोकस्ड 25। कमाल की बात यह है कविता जी, जो आप सबसे लंबा दायरा देख रहे हैं एक्सिस फोकस्ड में, जो कि 7 साल पुराना फंड है, पहले पायदान पर आप जिनेश गोपानी साहब को देखेंगे रिटर्न्स के मुकाबले में। और यही कहानी आप देख रहे हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में भी, लेकिन वहां पे दायरा बढ़ चुका है 10 साल। तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स गोपानी साहब ने, चाहे बेयर मार्केट हो, चाहे बहुत गहरा बेयर मार्केट हो, लॉन्ग टर्म बुल मार्केट हो या नजदीकी बुल मार्केट हो, गोपानी साहब ने
कमाए हैं। जिनेश जी, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स पर। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं। लगातार पिछले 10 दिन से निफ्टी आपको रिकॉर्ड हाइस पर बंद होता हुआ दिख रहा है। कोई परेशानी, कोई झलक, कोई आपको बाजार में ऐसा दिखता हो कि आगे आने वाले समय में कमजोरी है? Good evening, guys. Thank you for having me on this call. जी। मार्केट्स आई थिंक दो चीजों से चल रहा है, स्पेशली इंडियन मार्केट्स। एक है ग्लोबल लिक्विडिटी बहुत है सिस्टम में, और जैसे आपने देखा होगा यूएस में जो डेमोक्रेट विन होके आए हैं, आई थिंक उनका ऑलरेडी प्रोग्राम है 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर और स्टिमुलस यूएस में देने का। एंड वो एंटिसिपेशन में मार्केट्स रिस्क-ऑन रैली जो कहते हैं वो चल रही है, एंड दैट इज अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स एंड इंडिया में, बिकॉज इंडिया ने अपने वायरस और इन्फेक्शन रेट्स को इतने अच्छे से संभाला हुआ है अभी तक, उसके वजह से जैसे इकोनॉमी भी रिकवर हो गई है काफी हद तक। काफी एफआईआईज जो इंडिया छोड़ के चले गए थे या इंडिया के लिए वेट कर रहे थे कब रिकवरी होगी, आई थिंक दे आर ऑल कमिंग बैक टू इंडिया, और पैसिव फ्लोज भी काफी आ रहे हैं। सो आई थिंक जब तक ये ग्लोबल लिक्विडिटी है और इमर्जिंग मार्केट्स में और पैसे आने की बात है, जैसे जैसे डेवलप वर्ल्ड में ज्यादा स्टिमुलस होंगे, आई थिंक इंडिया विल ऑल्सो बेनिफिट आउट ऑफ इट, अगर अपनी इकोनॉमी की मोमेंटम भी अच्छी रहे। तो ऑल आइज ऑन बजट, एटलीस्ट बजट तक ऐसा लग रहा है मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, एक्सपेक्टेशंस थोड़े हाई चल रहे हैं बजट के लिए, और नेक्स्ट लेग ऑफ रिफॉर्म्स कैसे आएंगे एंड नेक्स्ट ईयर कैसे जीडीपी ग्रोथ की अपेक्षा है। सो ये सब चलते, प्लस ग्लोबल फ्लोज इतने स्ट्रॉन्ग है, तब तक मार्केट्स अच्छे ही रहने चाहिए। हाउएवर देयर इज ऑल्सो रिस्क, थोड़ी भी वॉलेटिलिटी आती है तो नर्वस हो जाती है मार्केट। सो कोई अगर रिस्क आ गया, कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट अगेन आ गया, तो आई थिंक प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो तो बजट का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो आपसे हम बजट की उम्मीदें तो जानेंगे ही, आप क्या चाहते हैं कि होना चाहिए आपके मुताबिक, लेकिन उससे पहले आपके निजी तौर पर बाजार की ही चाल पे बात करें। बहुत रिपोर्ट्स में कहा गया है कि थोड़े प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है बाजार। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी एनालिसिस क्या कोई शार्प करेक्शन देखती है, और अगर देखती है तो क्या आपका फंड, खासतौर से अगर मैं एक्सिस फोकस 25 की ही बात करूं, कितना तैयार है गिरावट को ब्रेस करने के लिए? आई थिंक हाँ, जो भी हमारे फंड्स है, हमारी फिलोसॉफी रही है, कोई भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो 3 से 5 साल के हिसाब से इन्वेस्ट करो। सो इनफैक्ट अगर मार्केट गिरता है तो हमको और अच्छा लगता है कि हम नीचे में एग्जिस्टिंग स्टॉक जहां हमको स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है हम और खरीद सकते हैं। और जो हमने किया जब पेंडेमिक के टाइम अप्रैल में, जून में जब मार्केट्स नीचे था, वी वर एबल टू बाय आवर स्टॉक्स बिकॉज लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ इंडिया एंड लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ सम ऑफ द sectors and companies remain very very strong, जैसे मार्केट शेयर गेन होगा। सो आई थिंक उतार चढ़ाव तो मार्केट का साइकिल है। आई थिंक जैसे हमने पोजीशन किया है पोर्टफोलियो, अगर बहुत बड़ी गिरावट 1 दिन या 2 दिन में आती है तो ऑब्वियसली सब फंड्स को इम्पैक्ट होगा, बट नेट नेट हमारा बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज लोअर देन द मार्केट बीटा। और अगर आप हमारी हिस्ट्री देखिए लास्ट 11 साल की, नॉर्मली वी डू वेरी वेल जब मार्केट गिरता है या ट्रेंडिंग स्लोली अपवर्ड मूवमेंट होता है। सो वी आर वेरी वेल प्लेस्ड बिकॉज हमारी कंपनीज, हम जो इन्वेस्ट करते हैं हम ट्रेडिंग के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करते हैं। और जब तक वो कंपनी रहेगी, जब तक वो ग्रोथ देती रहेगी, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बाइंग मोर इन द डाउन साइड। तो गोपानी साहब, बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझाया कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी खासकर क्वालिटी स्टॉक्स में लंबी अवधि में बहुत शानदार रिटर्न्स देती हुई जाती है। जिनेश जी, सिर्फ 15 ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं, सामने हमारे बजट खड़ा है। आपकी 2 सबसे बड़ी उम्मीदें क्या होंगी इस बजट से, जो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी आपको 1 फरवरी को पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेंगी? बहुत डिफिकल्ट है बताना बिकॉज वी आर नॉट प्रीवी टू व्हाट इज गोइंग टू कम इन द बजट, बट जनरली आई वुड लाइक टू लुक फ्रॉम द बजट के कैसे जीडीपी ग्रोथ के मोमेंटम को
ऊपर लेके जाते हैं, व्हाट दे डू फॉर दैट, कैसे फिस्कल डेफिसिट वो लोग मैनेज करेंगे, या आर दे गोइंग टू अलाउ स्लिपेजेस इन द फिस्कल डेफिसिट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, एंड जॉब क्रिएशन की तरफ कौन से सेक्टर्स पे वो लोग ज्यादा ध्यान देंगे. आई थिंक these are 2-3 points which I will like to see from the budget. हालांकि नॉर्मली बजट नॉन इवेंट हो जाता है, पहले रैली होती है, फिर एक महीना मार्केट शांत हो जाता है, गिर जाता है, या फिर बट नेट आई थिंक बजट इज मोर ऑफ एन इवेंट. मोर वी लाइक टू लुक फ्रॉम द बजट इज द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के किस तरफ उनको ग्रोथ लेके जाना है. तो बजट में जिस तरह के क्यूज मिलेंगे और पैंडेमिक की स्थिति में 2021 में अगर हम देखें तो आपके मुताबिक कौन कौन से सेक्टर्स की थीम चलने वाली है? अभी तक आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा हैवीवेट हम देख सकते हैं फाइनेंशियल, टेक और केमिकल के आसपास है, लेकिन इन तमाम पैरामीटर्स को देखते हुए, ट्रिगर्स को देखते हुए आपके मुताबिक क्या थीम्स रहेंगी? क्लियरली अगर इंडियन इकोनॉमी यहाँ से ग्रो करने वाली है और वायरस की इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होती जाएगी, और जैसे जैसे इकोनॉमी और मोमेंटम पकड़ेगी, क्लियरली फाइनेंशियल्स हमें लगता है एटलीस्ट टॉप प्राइवेट फाइनेंशियल बैंक्स और 2 और 3 NBFCs, उनके पास क्लियरली नेक्स्ट 5 से 10 साल का रोड मैप है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, क्योंकि उनकी मार्केट शेयर इन दी टोटल क्रेडिट और लायबिलिटी साइड पे बहुत कम है, मींस 100 बेसिस पॉइंट से 300 बेसिस पॉइंट है. सो मार्केट शेयर गेन अपॉर्चुनिटी बहुत लंबी हो सकती है इन फाइनेंशियल स्टॉक्स के लिए, और जैसे जैसे एसेट क्वालिटी का इश्यू भी कम होते जाएगा आफ्टर दिस क्वार्टर, आई थिंक फाइनेंशियल इज द बेस्ट लिवरेज प्ले जो आप देख सकते हैं शुड डू वेल इफ इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो हैंडसमली नेक्स्ट ईयर. सेकेंड है टेक्नोलॉजी सेक्टर. क्लियरली पेंडेमिक के चलते जो हिसाब से प्रीपोनमेंट ऑफ ऑर्डर बुकिंग्स हुई है टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए ग्लोबली, आई थिंक इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज आर आल्सो आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट फॉर नेक्स्ट 12 to 18 months, and they should be doing very well. And also अगर आप देखिए ये कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज थ्रो करती है, and hence opportunity of buyback dividend is also very very high, and hence technology as a sector should also do very well. So ये दो main sector है जो हमको लगता है for next year should be doing well और अच्छे कर ही रहे हैं. और then you go to stock specific, every sector आपको 2 या 3 अच्छे companies मिलेंगे जो मार्केट शेयर गेन करेंगे या ग्रोथ ज्यादा करेंगे इंडस्ट्री एवरेजेस से. सो एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर वी आर ट्राइंग टू बी डाइवर्सिफाइड, वी आर नॉट ट्राइंग टू बी वेरी वेरी स्मार्ट बाय गोइंग ऑल आउट इन ओनली वन सेक्टर. एवरी सेक्टर इज ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी, and if you can pick and choose 1 or 2 companies or even 3 companies in the sector, they are growing and delivering ROE and cash flows. वैसे हम बॉटम ऑफ पोर्टफोलियो बना रहे हैं. जी चलिए, तो पोर्टफोलियोज की चर्चा हो रही है. डायरेक्टर साहब जरा लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए स्क्रीन पर. फार्मा इंडेक्स का आपके सामने देखिए, पिछले 12 महीनों में 66% आपने रिटर्न कमाया है. और अगर आईटी की चर्चा करें वहाँ तो आपने ज़बरदस्त रैली सन 2020 में देखी, लगभग 55% माफ़ कीजिए, सिर्फ इंडेक्स ने रिटर्न दिया आपको. ये बताइए जिनेश जी, फार्मा में आप अंडर वेट हैं फिलहाल फोकस्ड 25 में. क्या आपको यहाँ पर वैल्यूएशंस ज़्यादा दिखती हैं या ये एक स्टांस टेम्पररी है और हल्की सी यहाँ पर मुनाफा वसूली आपको फ्रंटलाइन काउंटर्स में दिखे तो आप वापस इस सेक्टर में अपना निवेश बढ़ाएंगे? करेक्ट. सो फार्मा अगर आप देखिए लास्ट 12 मंथ उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बट अगर आप लास्ट 4 साल देख ले, CAGR हैज बीन वेरी वीक, एंड उनके 2-3 रीजन है. नॉर्मली आप फार्मा और टेक्नोलॉजी खेलते हो एज अ डिफेंसिव बेट एज कंपेयर टू इंडियन ग्रोथ स्टोरीज. अब फार्मा में क्या हो रहा है, एवरी कंपनी इज सेक्टर इन इटसेल्फ. एक एक कंपनी की थेरापेटिक सेगमेंट, एक एक कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत डिफरेंट है वर्सेस अदर कंपनी, एंड हेंस फार्मा में आप ब्लैंकेट
बास्केट कॉल नहीं ले सकते हैं, बिकॉज सब कंपनी की ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी डिफरेंट. इसीलिए यहाँ हमको पिक एंड चूज करना पड़ता है नॉर्मली कि कौन सी कंपनी नेक्स्ट 2-3 साल अच्छा ग्रोथ मोमेंटम देगी, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड इन विच ज्योग्राफी दे आर डूइंग वेल. And hence it becomes more difficult. It is difficult sector to really get grip on. Last 8 महीने में जो हुआ है is only because money moved from Indian growth economy sectors to pharma sector because of the defensive nature जो normal fund managers मूव करेंगे बिकॉज ऑफ दी पेंडेमिक इशू, जैसे इकोनॉमी जब लॉकडाउन हो गई थी. बट आगे जाके अगर आपको इकोनॉमी पे होप है कि नेक्स्ट ईयर इकोनॉमी 10% ग्रोथ देगी ऑन अ लोअर बेस, एंड स्ट्रक्चरली अगर इकोनॉमी 6 से 7% ग्रोथ देती है, देन इन दी in terms of categorization, pharma will be a 4th and 5th sector to be looked upon. And pharma में हम बहुत stock specific काम करते हैं because different companies की different trajectory है growth की. बिल्कुल सही फरमाया आपने गोपानी साहब कि फार्मा कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें आप एक ओवरऑल लॉन्ग ट्रेड ले लें बास्केट बेस पर, लेकिन इंडिविजुअल कंपनीज अलग अलग सेगमेंट्स में बहुत अच्छी तरीके से काम करती हुई दिख रही हैं. गोपानी साहब, समय एक छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक के बाद दोबारा आपसे जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे मेटल्स में जो शानदार रैली आपने आते हुए देखी है पिछले 3-4 महीने में. वहाँ पर एक हल्की सी कमी मुझे दिखती है एक्सेस फोकस फंड में, लेकिन एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी बहुत अच्छी तरीके से उस रैली को खेल रहा है. थोड़ी देर में इस सवाल का जवाब आपको गोपानी साहब देते हुए दिखेंगे. जुड़े रहिए हमारे साथ, आते हम वापस. फायदेमंद फंड्स में स्वागत है दोबारा आपका. चर्चा हो रही है जिनेश गोपानी साहब से. आप हमारे देश के 2 जाने माने फंड्स एक्सिस फोकस 25 और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड मैनेज करते हैं कम से कम पिछले 7 साल से. गोपानी साहब, ब्रेक से पहले चर्चा हो रही थी मेटल स्पेस में. आपके दोनों फंड्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेटल स्टॉक्स की कुछ कमी झलक रही है. क्या आपको रैली पर जो इतनी शानदार पिछले 2 महीने से बनती हुई दिख रही है मेटल स्टॉक्स पर, उस पर कम विश्वास है या फिलहाल कुछ खरीदने का प्लान है अगले 1-आध हफ्ते में? आई थिंक अगर आप हमारी फिलॉसफी देखिए, वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और हम नॉर्मली जीडीपी मल्टीप्लायर स्टोरीज या स्ट्रक्चरल स्टोरीज उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं. नॉर्मली हमने क्या देखा है, अवर एक्सपर्टीज इन कमोडिटीज इज लेस बिकॉज इट्स अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होराइजन. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ बॉम्बे में बैठ के खाली एक्सेल शीट पे रिसर्च करना इज अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन फॉर कमोडिटीज सेक्टर because many things happen outside India, and because of this risk on rally, commodities are also on fire. So इसमें means if you have a view, आप ट्रेड के लिए खरीद ले means 6 महीना या 12 महीने के हिसाब से, but structural call लेना बहुत difficult है because even management sometimes don't know what's happening in the market, why steel prices are going up or why other commodity prices are going up, because there are so many global factors. एक है liquidity, दूसरी चीज है बड़ी इकोनॉमीज क्या कर रही है, लाइक चाइना अगर आयरन और कंटिन्यूसली बाइंग करते जा रही है मार्केट में, तो उसके वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं. सो देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज इन अंडरस्टैंडिंग के सेक्टर में क्या हो रहा है. बट ऑब्वियसली ट्रेड के हिसाब से वी डू हैव इन सम ऑफ आवर पोर्टफोलियोज कि हम थोड़ा खेल सकते हैं. बट जनरली अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखिए, एटलीस्ट व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दे आर नॉट लार्ज वेल्थ क्रिएटर्स फॉर द इन्वेस्टर. बिल्कुल, साथ ही काफी अनिश्चितता भी है जिसकी वजह से निवेशकों के लिए रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है. तो उम्मीद करते हैं कि लार्जेस्ट एसेट बेस वाला जो फंड जिसकी हम बात कर रहे हैं एक्सिस फोकस 25 आपको मुनाफा भी सबसे ज्यादा कमा कर दे. बहुत बहुत शुक्रिया जिनेश जी, समय निकालकर आज फायदेमंद फंड्स का हिस्सा होने के लिए, दर्शकों को बारीकी से एक्सिस फोकस 25 के बारे में, अपनी रणनीति के बारे में बताने के लिए.
Pleasure. आगे बढ़ते Thank you. हैं और अब लेंगे आपके सवाल, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद आठिर प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और सवाल ईमेल के जरिए लेंगे। सबसे पहले संजय का, और संजय सुधाकर का जो सवाल है फिरोज वो ये है कि ये पेंशनर हैं और अपनी बेटी को फ्लैट खरीदकर गिफ्ट देना चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि अगर 5 लाख रुपए से कम सालाना इनकी इनकम है और ऐसे में अगर लिक्विड फंड में 10 लाख रुपए अगर ये निकाल लें तो क्या टैक्स लगेगा? साथ ही अपनी बेटी को जो फ्लैट गिफ्ट करना चाहते हैं, क्या उसके तहत भी इनको टैक्स देना पड़ेगा? कविता जी, आई थिंक इंटरेस्टिंग सवाल है संजय जी का। मेरे हिसाब से अगर इनकी 5 लाख की आई है और उससे कम है तो इनकी जो लिक्विड फंड्स की जो 10 लाख रुपए की विड्रॉल होगी उसमें जो भी गेन आएगा वो इनको टैक्स फ्री मिलेगा, क्योंकि इनकी 5 लाख के नीचे है। सो पॉइंट 1, लिक्विड फंड 10 लाख के विड्रॉल डाउन पेमेंट के लिए जो ये चाहते हैं अपनी बेटी के लिए, तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, क्योंकि बेटी आपकी ब्लड रिलेटिव है तो कितना भी आप गिफ्ट दे तो गिफ्ट टैक्स इंडिया में नहीं लगता है, तो दोनों ही टैक्स फ्री है। गिफ्ट देना बेटी को और बेटी ने डाउन पेमेंट का किया और घर खरीदा तो वो भी टैक्स फ्री है, और लिक्विड फंड का विड्रॉल पे जो गेन मिलेगा वो भी टैक्स फ्री निकलेगा इनका। चलिए, संजय सुधाकर जी को जितनी भी टेंशन है टैक्स को लेके वो आपने दूर कर दी, और इनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि उन्हें टैक्स नहीं लगेगा गिफ्ट करने पे। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज, समय निकाल के आज सवालों का जवाब देने के लिए। और इसी के साथ मुझे और शैल सर को भी इजाजत दें, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी। सोमवार को, बुधवार को ऑनलाइन सेशन फायदेमंद फंड्स का जो हम करते हैं फेसबुक और ट्विटर पर 4:30 बजे। जुड़िएगा हमसे अपने सवाल पूछने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।